डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ यह टॉपिक है सामूहिक समांतर माध्य यानी कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। अब देखिए, सबसे पहले आपको सामूहिक समांतर माध्य को समझना है कि सामूहिक समांतर माध्य होता कैसे है, कैसे इसे निकालते हैं। तो देखिए, यदि किसी समूह के दो या दो से अधिक भागों के अलग अलग समांतर माध्य और उन भागों में पदों की संख्या ज्ञात हो तो उनकी सहायता से पूरे समूह का समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए, समांतर माध्य ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक सूत्र होता है और वह सूत्र है, देखिए सूत्र क्या है, सामूहिक समांतर माध्य क्या सूत्र है इसका, x बार इजिकल टू x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार 3 n3 प्लस डॉट डॉट x बार n अपॉन क्या होगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट n वेयर यानी जहाँ क्या होगा x बार 1 x बार 2 x बार 3 डॉट डॉट x बार n इजिकल टू, देखिए अब x बार 1 x बार 2 x बार 3 डॉट डॉट x बार n, यह क्या होता है, तो देखिए विभिन्न भागों के समांतर माध्य हैं। यह क्या है, विभिन्न भागों का समांतर माध्य। एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि x बार क्या है, विभिन्न भागों के समांतर माध्य हैं। अब देखिए n1 n2 n3 डॉट डॉट n इजिकल टू क्या हो जाएगा, विभिन्न भागों के पदों की संख्या क्या हो जाएगी, विभिन्न भागों के पदों की संख्या। अब देखिए, पदों की संख्या भी हमें मालूम है, x बार की वैल्यू मालूम है, x2 की वैल्यू भी मालूम है, x3 की वैल्यू मालूम है, x4 की वैल्यू मालूम है। मीन्स जितने भी हैं उन सब की अगर हमें वैल्यू मालूम होती है तो हम जब निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा x बार इजिकल टू x1 n1 प्लस x2 x बार 2 n2 प्लस x बार 3 n3 प्लस डॉट डॉट जो जितने भी हैं उन सभी पदों का रख लेंगे, अपॉन में क्या करेंगे n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9, इस तरह से जितने भी पद दिए हैं उन सब का इस वैल्यू में हम भाग दे देंगे। अब देखिए, इसी प्रकार यदि क्या है, सामूहिक समांतर माध्य और कुल संख्या अगर ज्ञात हो तो क्या होता है, तथा समूह के 3 भागों या 3 जो संभाग होंगे उन संभागों में यानी कंपोनेंट्स जो भी दिए हैं उन कंपोनेंट्स में हम क्या करेंगे, में से 2 के माध्य और इकाइयों की संख्या में भी अगर हमें ज्ञात होंगी तो क्या होगा,
तो तीसरे भाग का समांतर माध्य निम्न सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए वह कौन सा सूत्र होगा, तो देखिए एक्स बार इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्स बार यानी एक्स बार 3 का अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, एक्स बार और एन, एक्स बार और एन माइनस, अब देखिए माइनस क्या करना है, ब्रैकेट में एक्स बार 1 एन 1 प्लस एक्स बार 2 एन 2 अपॉन, देखिए क्या होगा, एन माइनस ब्रैकेट में एन 1 प्लस एन 2। यह तीसरे को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ये सूत्र समांतर माध्य के इस बीजगणितीय गुण पर आधारित हैं कि मध्य और संख्या की गुणा क्या होगा, यानी मध्य और संख्या की जो गुणा है उस गुणा के करने से हम कुल मूल्यों का जोड़ ज्ञात कर लेते हैं या कुल मूल्यों का जोड़ हो जाता है। अब देखिए एक आपके समक्ष न्यूमेरिकल है और मैं जो न्यूमेरिकल आज आपको पढ़ाऊंगा यह न्यूमेरिकल BA, MA, BCom, MCom या जिनके पास BA में सोशियोलॉजी है, MA में सोशियोलॉजी है, उनके लिए भी यह क्वेश्चन अक्सर आता है। और जो मैं आज आपके लिए न्यूमेरिकल करा रहा हूँ यह न्यूमेरिकल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, आगरा यूनिवर्सिटी में, मेरठ यूनिवर्सिटी में, कानपुर यूनिवर्सिटी में, अजमेर यूनिवर्सिटी में, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में अक्सर ही यह क्वेश्चन आता रहा है, इसलिए मैं इस न्यूमेरिकल को आपको अभी कराऊंगा। तो देखिए अब जो न्यूमेरिकल है वह क्या है, तो देखें न्यूमेरिकल है आपका, निम्न सूचना से बताइए। क्वेश्चन है, कुछ सूचनाएं दी हैं, यानी निम्न सूचना से बताइए। क्या पूछना चाहता है, देखिए फर्स्ट पूछना चाहता है कौन सा कारखाना अधिक दैनिक मजदूरी देता है, कौन सा कारखाना अधिक दैनिक मजदूरी देता है। इसी का सेकंड पॉइंट फिर पूछता है, वह पूछता है दोनों कारखानों के सम्मिलित श्रमिकों की, यानी दो कारखाने हैं, दोनों कारखानों के सम्मिलित क्या है, श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी, सम्मिलित श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी। दूसरे पॉइंट में यह ज्ञात करवाया है, यानी क्या है, क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह।
अब देखिए उसने 2 कारखाने दिए हैं। कारखाने कितने दिए हैं? कारखाने ए और कारखाना बी। ए कारखाने में श्रमिकों की संख्या, अब श्रमिकों की संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। तो इक्वल टू कितनी है? 250। कितनी है? 250 मजदूर हैं जो मैंने N1 से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ए कारखाना बी कारखाना है और यहाँ जो मजदूर हैं उन्हें हम N2 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें हैं 200 मजदूर। ओके, इसके बाद देखते हैं कि औसत मजदूरी प्रतिदिन कितनी कारखाना देता है। तो देखिए औसत दैनिक मजदूरी क्या है? औसत दैनिक मजदूरी। अब देखिए औसत दैनिक मजदूरी को मैंने x बार बना दिया और इसे 1 से रिप्रेजेंट कर दिया और इसकी जो मजदूरी है वह है 40 और x बार 2 की जो मजदूरी है वह है 50। अब हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया था? फॉर्मूला लगाया था x बार इजिकल टू क्या था? x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2, यही लगाया था ना। तो देखिए अब हम पहले इन दोनों की दैनिक मजदूरी निकाल लेते हैं कि दोनों में, तो क्वेश्चन में पूछता है कौन सा कारखाना अधिक दैनिक मजदूरी देता है। चलिए यही पता करते हैं सबसे पहले। तो पहले मैं ए कारखाने को लेता हूँ और ए इक्वल टू क्या है? x बार 1 n1 इक्वल टू कर लीजिए, यही कर लेते हैं। देखिए अब x बार की ये वैल्यू दी है, x बार की वैल्यू कितनी है? 40। तो मैं कर लेता हूँ आगे 40 गुणा 250 बराबर 10,000 रुपये। पहले वाला प्रतिदिन 10,000 रुपये खर्च करता है। बी कारखाने को देखें तो बी कारखाने में फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? x बार 2 n2 कर लीजिए। अब x बार की वैल्यू कितनी दी है? 50 रुपये और n2 की वैल्यू कितनी दी है? 200 रुपये, सॉरी 200 मजदूर। तो इक्वल टू ये भी 10,000 ही दे रहा है भाई, यानी ये भी 10,000 रुपये। तो एक चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई है कि दोनों कारखानों में से यानी कोई भी कारखाना दैनिक मजदूरी ज़्यादा नहीं देता है, दोनों ही एक बराबर मजदूरी दे रहे हैं। नेक्स्ट उसने पूछा है दोनों कारखानों के सम्मिलित श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी क्या है। तो देखिए औसत दैनिक मजदूरी को हम कैसे निकालेंगे? यानी सामूहिक समांतर माध्य क्या होता है? देखिए सामूहिक समांतर माध्य, और सामूहिक समांतर माध्य निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? x बार इक्वल टू क्या होता है? x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। रख लीजिए, आपके समक्ष सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, रख लेते हैं। चलिए यहीं रख लेते हैं, आगे रखिए। अब देखिए x बार 1 की वैल्यू कितनी है? 40 गुणा 250 धन 50 गुणा 200 बटे 250 धन 200 बराबर, अब निकाल लीजिए,
इजिकल टू क्या आ जाएगा, अगर मैं इसमें 40 में 250 को गुणा करूँगा तो ये भी 10,000 आ जाएंगे, प्लस वापस ये भी 10,000 वैल्यू आएगी अपॉन 250 और 200 मीन्स 450 हो गए, तो इजिकल टू 20,000 अपॉन 450 भाग दे दीजिए। 20,000 में अगर मुझे 450 का भाग देना है तो देखिए कैसे देंगे। 450 का भाग 4 पंजे 20 ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए 4 बार दूंगा। 4 शून्य का 0 0, 4 पंजे 20 का 0 हासिल के 2 और 4 चौक 16 और 2 18, 200 शेष बच गए। वापस 0 उतार लो, 4 बार फिर भाग चला गया और ये वैल्यू आ गई आपकी 1800, फिर 200 शेष बच गए। दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा लो, 4 बार चला गया, फिर 200 शेष बचे, फिर 4 बार चला गया, मीन्स 44.44 पॉइंट। ये जो आपका आंसर आ रहा है वह आंसर होगा 44.44 इजिकल टू 44.44 यानी 44.44। अब देखिए औसत दैनिक मजदूरी क्या है, औसत दैनिक मजदूरी दोनों कारखानों में कितनी दी जाती है, 44.44 रुपये। ये आपका आंसर होगा। दूसरे वाले का आंसर ये और सेकंड वाले का आंसर ये। अब देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में वह क्या पूछता है, चलिए अभी ये पहला ही न्यूमेरिकल हो रहा है, लेकिन इसके 2 पार्ट हैं, तो दूसरे पार्ट को भी देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है, चलो दूसरे पार्ट में उसने पूछा है 50 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। सेकंड पार्ट में पूछता है 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। फिर क्या है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परीक्षाफल निम्नलिखित है। क्या है, उत्तीर्ण यानी जो पास होने वाले परीक्षार्थी हैं, उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का परीक्षाफल निम्न प्रकार है। परीक्षा फल निम्न प्रकार है। देखिए क्या है, प्राप्तांक, प्राप्तांक 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर लाने वाले जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों की संख्या देखते हैं। अब तो विद्यार्थियों की संख्या,
अब विद्यार्थियों की जो संख्या दी है, 4 नंबर लाने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या है 8, 5 नंबर लाने वालों की विद्यार्थियों की संख्या है 10, 6 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 9, 7 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 6, 8 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 4 और 9 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 3। अब वापस क्वेश्चन देखिए क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन में उसने पूछा है यदि सभी 50 परीक्षार्थियों के सभी 50 परीक्षार्थियों के क्या सामूहिक माध्य प्राप्तांक, सामूहिक माध्य प्राप्तांक क्या दिए हैं 5.16 हो तो, यानी 5.16 हो तो अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यह उसने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, मतलब उसने क्वेश्चन में स्वाभाविक सी बात है पूछा है कि जो 50 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है उसमें उत्तीर्ण होने वाले जो विद्यार्थी हैं वह ये हैं, जिनके 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर आए थे, उनमें 8 10 9 6 4 3 थे। अब वापस उसने पूछा जो 50 परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी उनका सामूहिक जो माध्य है यानी कंबाइंड अर्थमेटिक जो मीन है वह है 5.16 यानी 5.16 हो तो अनुत्तीर्ण छात्रों का पूछा उसने। तो उसमें अब देखिए यहाँ पता कर लेते हैं कि ये पास होने वाले कितने हैं, 8 और 10 18, 18 और 9 27, 27 और 6 हुए आपके साथ 33, 33 और 4 37 और 3 40। स्वाभाविक सी बात है कि 40 विद्यार्थी पास होने वाले हैं, 10 विद्यार्थी ऐसे बच गए जो फेल हुए हैं। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं 40 हैं, इक्वल टू कितने हैं 40, यह तो क्लियर हो गया। अब दी कितनी परीक्षा 50 में, तो देखिए 50 ने अगर परीक्षा दी और 40 पास हुए तो स्वाभाविक सी बात है कि 10 विद्यार्थी फेल हुए हैं। अब 10 विद्यार्थी जो फेल हुए हैं उन छात्रों का औसत प्राप्तांक हमें ज्ञात करना है कि उनका औसत प्राप्तांक क्या था। तो देखिए उनका औसत प्राप्तांक हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि इसी टेबल को मैं आपके समक्ष यानी प्राप्तांक, अब आपके इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा रहा है जो पूछा है उसने। प्राप्तांक दिए हैं और विद्यार्थियों की संख्या दी है, विद्यार्थी की संख्या। अब दो चीज़ हमारे समक्ष हैं, कौन कौन से हैं, यानी 4 है 5 है 6 7 8 और 9। पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं 8 10 और 9 6, इसके बाद 4 और 4 के बाद 3। अब मैं क्या करूँगा कि अब इनका कुल प्राप्तांक पहले ज्ञात करूँगा। क्या करूँगा, कुल प्राप्तांक, कि भाई ये जो नंबर लेके आए हैं इनके कितने कितने नंबर थे। तो देखिए 4 8 32, 10 पंजे
50, 6 निम 54 यानी 54, 7 पंजे 35 और 7 छिंग 42 या 6 सत्ते 42। इसके बाद 8 चौक 32 और 9 तिया 27। एक चीज़ तो ये आ गई। और देखिए ये जो वैल्यू है ये है n है और n की वैल्यू कितनी है 40। और पास होने वाले जो नंबर लेकर के आए हों उनकी संख्या देखते हैं तो उनकी संख्या कितनी है 237 आनी चाहिए। कैसे देखिए 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 7 17 के 7 हासिल का 1, 4, 4 और 5 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23। तो ये क्या हो गया सिग्मा एफ एक्स हो गया। और ये क्या हो गया n। अब हम सूत्र कौन सा लगाते हैं तो सूत्र जब लगाते हैं वह सूत्र हमारा कौन सा होता है, सूत्र कौन सा होता है एक्स बार इजिकल टू क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। यही तो सूत्र था। अब देखिए वापस हमें निकालना क्या है। उसने मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि यदि सभी 50 परीक्षार्थियों के सामूहिक माध्य प्राप्तांक 5.16 है तो 40 छात्रों का उसने मुझसे पूछा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जब मैंने 40 का निकाल लिया तो 50 का भी निकाल लेते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है 50 का औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक कैसे निकालेंगे, यानी 50 गुणा 5.16 बराबर क्या आ जाएगा देखिए, यानी 5.16 में 50 का गुणा कर दीजिए 0 0 0, 5 छिंग 30 का 0 हासिल के 3 और 5 एकम 5 और 3 8 और 5 पंजे 25। तो ये आ गया 0 0 8 5 2 मतलब 258। तो ये वैल्यू आ गई कितनी 258। एक चीज तो आ गई वापस। अब देखिए पहला आ गया, दूसरा उसने कहा कि 40 विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक। अब हमें कितने का निकालना है 40 का। तो 40 विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक। अब 40 विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक कितने आए थे 237 आए हैं। कितने आए हैं 237। तो देखिए इनका इजिकल टू क्या हो जाएगा 237। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या करना है कि अब उसने पूछा है अनुत्तीर्ण छात्रों का कुल प्राप्तांक। तो देखिए अनुत्तीर्ण दस छात्रों का औसत प्राप्तांक। अब 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक कैसे निकालेंगे, यानी 258 ऋण 237। तो कितना आ जाएगा, यानी 8 में से 7 गए 1 बचा और 5 में से 3 गए 2 बचे यानी 21। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई 21 नंबर लाए हैं 10 विद्यार्थी। अब जब 21 नंबर लेकर के आए हैं तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इस 21 को ले जाके यहाँ रख दूँगा। तो देखिए क्या निकल के आएगा, इजिकल टू क्या होगा 21 बटे कितने 10 बराबर 2.1। तो x बार इजिकल टू 2.1 आ गया। ये
आपके 10 विद्यार्थी जो फेल हुए हैं उनका औसत प्राप्तांक है। 10 का औसत प्राप्तांक। दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए आगे, यहीं हम एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं, अज्ञात आवृत्तियों का। किसका? अज्ञात आवृत्तियां। अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हैं आपकी समझ में नहीं आते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींचकर मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं आपके समस्त क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए तत्पर तैयार हूँ। देखिए दूसरा है अज्ञात मूल्य अथवा अज्ञात आवृत्तियों का निर्धारण। क्या है? अज्ञात मूल्य या अज्ञात आवृत्तियों का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये देखते हैं। अज्ञात मूल्य अथवा अज्ञात आवृत्तियों का निर्धारण। देखिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि अज्ञात मूल्य अथवा अज्ञात जो आवृत्तियां हैं उनका निर्धारण हम करते कैसे हैं। देखिए समांतर माध्य का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि यदि x बार n और सिग्मा x में से कोई से दो मूल्य, यानी या तो x बार या n अथवा सिग्मा x, इनमें से कोई से दो मूल्य क्या हो, अगर हमें ज्ञात हैं तो बाकी तीसरे का मान हम निकाल सकते हैं या तीसरे का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। और वह ज्ञात कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला है, यानी सूत्र क्या है? देखिए सबसे पहले जो सूत्र आता है वह है एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्या है? एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, पहला हो गया। दूसरा यानी और सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। आगे एक और भी फॉर्मूला है सिग्मा एक्स और, यानी सिग्मा एक्स और क्या है? और है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू क्या होगा? इजिकल टू एक्स बार, एक तो एक्स बार आ गया, और इनटू एन, ये हो गया। आगे अगर एन दिया हुआ है तो क्या होगा? एन इजिकल टू कैसे निकालेंगे? तो देखिए एन इजिकल टू होता है, क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन क्या होता है? एन
लेकिन यहाँ जब हमें n की जब वैल्यू ज्ञात करनी होती है तो यहाँ n से भाग नहीं दिया जाएगा, यहाँ भाग दिया जाएगा x बार से। किससे? x बार से। ओके, यानी n अगर निकालना हो तो सिग्मा x में x बार का भाग दे दीजिए, n की वैल्यू पता लग जाएगी। या यानी और क्या कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एक्स बार। अब देखिए मैंने आपके समक्ष 3 सूत्र लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले वाले में एक्स बार अगर पता करना हो तो सिग्मा एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। दूसरे वाले में सिग्मा एक्स और सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू अगर हमें पता करना हो तो, यानी सिग्मा एक्स या पता करना हो या सिग्मा एफ एक्स पता करना हो तो क्या करेंगे, सिग्मा एक्स बार इंटू एन कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे सामने कैलकुलेट हो जाएगी। तीसरा, अगर हमें एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो सिग्मा एक्स में एक्स बार का भाग दे देंगे या सिग्मा एफ एक्स में एक्स बार का भाग दे दिया जाएगा तो एन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ एन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, यहाँ सिग्मा एक्स की या सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। जब हमें सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो एक्स बार में किसका, जो पदों की संख्या दी हुई है उसका गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो सिग्मा एक्स अपॉन एन कर देंगे या सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन कर देंगे तो ये वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। मीन्स कोई सी भी दी हो सूत्र यही लगने हैं। अब देखिए आगे उसने मुझसे पूछा है कि इन सूत्रों के आधार पर किसी समूह में अज्ञात आवृत्ति या अज्ञात मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। अज्ञात मूल्य को x बार, अज्ञात आवृत्तियों को f मानकर तथा प्रत्यक्ष सूत्र का प्रयोग करते हुए, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे तो क्या होगा, सरल समीकरण हमारे समक्ष उपलब्ध हो जाता है जिसके आधार पर हम x या f की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए अब मेरे समक्ष एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और आप उसे समझें अच्छी तरीक़ा से। मुझे पूरा विश्वास है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत अच्छी तरीक़ा से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए दिया है किसी स्थान की एक सप्ताह में, फर्स्ट किसी स्थान की एक सप्ताह में सोमवार से शनिवार, किससे, यानी सोमवार, सोम से शनि, सोम से शनि तक, सोमवार से शनिवार तक की औसत वर्षा, तक की औसत वर्षा। अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये आपके आते हैं ज्योग्राफी में। किस में आते हैं, ज्योग्राफी में। तो जो स्टूडेंट्स बीए ज्योग्राफी जिनके पास में है या एमए ज्योग्राफी जिनके पास में है, अब ये उनके लिए भी क्वेश्चन है। बीए में जिनके पास इकोनॉमिक्स है उनके लिए तो है ही, जिनके पास सोशोलॉजी है उनके लिए भी, जिनके पास जो बीकॉम वाले हैं उनके लिए भी है, और जो स्पेशली ज्योग्राफी वाले कैंडिडेट हैं, यह इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वह सब उन्हीं के लिए हैं। स्पेशली उन्हीं में के प्रैक्टिकल में या उन्हीं के यहाँ
थ्योरी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे प्रैक्टिकल में ज़्यादा, सबसे पहले प्रैक्टिकल में ही इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। वह उसने कहा किसी स्थान की एक सप्ताह में यानी सोमवार से शनिवार तक औसत वर्षा कितनी हुई? 4.5 सेंटीमीटर थी। कितनी थी? 4.5 सेंटीमीटर थी। जब इतनी थी, अब वापस उसने क्या कहा? रविवार को अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्या हुआ? रविवार को अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्या हो गया भाई? पूरे सप्ताह की औसत वर्षा बढ़कर क्या हुआ? पूरे सप्ताह की औसत वर्षा बढ़कर कितनी हो गई? औसत वर्षा बढ़कर के आपके हो गई साहब 6 सेंटीमीटर। कितनी? 6 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर हो गई। तो बताइए कि रविवार को कितनी वर्षा हुई? तो बताइए कि रविवार को कितनी वर्षा हुई? कितनी वर्षा हुई? पहली चीज तो ये आ गई। तो चलिए पहले मैं इसी को सॉल्व करता हूँ। अब देखिए उसने कहा है किसी स्थान की एक सप्ताह में यानी सोमवार से शनिवार तक जो वर्षा हुई वो कितनी हुई है? 4.5 सेंटीमीटर थी। वापस रविवार को अधिक वर्षा होने के कारण सप्ताह की औसत वर्षा बढ़कर के यानी 6 सेंटीमीटर हो गई। अब बताओ भाई रविवार को कितनी वर्षा हुई है? तो उसने रविवार, स्पेशली रविवार के लिए पूछा है। तो स्पेशली रविवार के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पहले हम निकालेंगे 6 दिनों की वर्षा, यानी सबसे पहले सोमवार से शनिवार, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो कितने दिन हो गए? 6 दिन, यानी 6 दिन की औसत वर्षा। देखिए भाई 6 दिन में औसत वर्षा जो हुई है वह कितनी हुई है? वह हुई थी आपकी कितनी? 4.5 सेंटीमीटर, यही हुई थी ना। अब जब 4.5 सेंटीमीटर हुई थी तो स्पेशल कुल टोटल वर्षा कितनी हुई? तो देखिए इसलिए 6 दिनों की कुल वर्षा। अब कुल वर्षा हमें निकालनी होगी तो क्या करेंगे? 4.5 गुणा 6 बराबर, यानी 6 पंजे 30 का 0 हासिल के 3 और 6 चौक 24, 24 और 3 27 में 27 सेंटीमीटर हो गई। ओके। अब देखिए पूरे सप्ताह में कितनी हुई? पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो पूरे सप्ताह में 7 दिनों की जो औसत वर्षा है वो कितनी है? अब देखिए पूरे सप्ताह में 7 दिनों की औसत वर्षा, 7 दिनों की औसत वर्षा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। अब जब 6 सेंटीमीटर है तो इसलिए कुल वर्षा निकाल लेते हैं। 7 दिनों की कुल वर्षा
बराबर होगी 7 गुणा 6 बराबर 42 सेंटीमीटर, यानी 42 सेंटीमीटर टोटल वर्षा हुई। अब देखिए जब 42 सेंटीमीटर टोटल वर्षा हुई है तो स्पेशल उसने पूछा है कि रविवार को कितनी वर्षा हुई है। तो देखिए अब रविवार की वर्षा निकालते हैं। रविवार को हुई वर्षा बराबर कैसे देखिए 42 ऋण 27 बराबर, यानी 12 में से 7 गए 5 बचे, 3 में से 2 गए, मतलब 15 सेंटीमीटर वर्षा हो गई। स्पेशल रविवार को 15 सेंटीमीटर वर्षा हुई, इसलिए पूरे सप्ताह की वर्षा का औसत बढ़कर के 6 सेंटीमीटर हो गया। दूध पहला आपके समक्ष ये आंसर निकल गया है। अब देखिए एक और इसका पॉइंट है, और वह पॉइंट है उसने पूछा है कि 100 छात्रों का औसत प्राप्तांक। अब देखिए वापस एक और पॉइंट है, उसे भी क्लियर कर देता हूँ, फिर आपके लिए अज्ञात आवृत्तियों का एक न्यूमेरिकल और कराऊंगा। यह भी अज्ञात आवृत्तियों के अंतर्गत ही आता है। देखिए 100 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। कितना है? यानी 100 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 40 थे। बाद में पता लगा, क्या पता लगा भाई? बाद में पता लगा कि एक विद्यार्थी के अंक कितने? 74 के स्थान पर, यानी 74 के स्थान पर 14 पढ़े गए। यहाँ एक लफड़ा पड़ गया भाई कि 74 नंबर आए थे, उसके 14 पढ़े गए थे, और जब 14 पढ़े गए हैं तो उसने फिर पूछा है ठीक औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? ठीक औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। अब हमें सही पता करना है कि क्या है। तो देखिए जब 100 छात्र हैं, कितने? सॉल्यूशन इसका देखें, सॉल्यूशन यानी हल क्या होगा? हल इसका होगा कि जब 100 छात्र हैं और उनका औसत प्राप्तांक कितना है? 40 है, यही है ना? तो देखिए 100 छात्रों का कुल प्राप्तांक हम निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे? 100 छात्रों का कुल प्राप्तांक बराबर क्या होगा? 100 गुणा 40 बराबर 4000। एक सी तो आगे, मतलब 100 छात्रों के 4000 नंबर हैं। वापस उनके प्राप्तांकों का अब हमें सही जोड़ ज्ञात करना है। तो देखिए उनके प्राप्तांकों का सही
जोड़। अब सही जोड़ क्या होगा भाई? तो देखिए सही जोड़ जो होगा वह होगा, यानी एक तो हमने गलती ये की थी कि जो जिसके 74 नंबर थे उसके 14 पढ़े गए थे, तो मैं क्या करूँगा 4000 में से 14 को घटा दूंगा, इजिकल टू 4000 ऋण 14 धन। अब देखिए धन क्या कर देना है 74, धन क्या करना है 74 और इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए 14 अगर घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4060 नंबर की। ओके, कितने हो गए 4060 हो गए। अब 4060 जो होंगे, अब मुझे सही औसत ज्ञात करना है, तो इसलिए सही औसत क्या होगा, इजिकल टू क्या है, सही औसत होगा आपका 4060/100 बराबर 40.6। कितना हो जाएगा 40.6, मीन्स ठीक औसत होगा आपका 40.6। ये आपका सूत्र, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए अज्ञात मूल्य जो दिए हैं या अथवा अज्ञात आवृत्तियों का जो निर्धारण है, इसके लिए मैं आपके लिए कल और 2-3 न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा, और उन न्यूमेरिकलों से मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपकी परीक्षा में 110% एक ना एक क्वेश्चन अवश्य ही आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट मेरे लिए अवश्य करें, और कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार इसलिए रहता है कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल ला सकूं। धन्यवाद।